हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद फिर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ये आपका सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हीटिंग इफेक्ट ये आप लोग थोड़ा अंडर 10 में भी पढ़े हैं। देखिए हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी अगर वायर से करंट पास करता है, यह ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी वायर से अगर करंट पास करता है तो वैसे स्थिति में जो वायर है वह गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ऐसा ऑब्जर्व किए हो कि नहीं? किसी भी वायर से जब करंट पास करता है तो वायर को आप टच करके देखिएगा, जब आधा घंटा मान लो करंट पास उसमें कर गया तो फिर वायर जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो यह जो इफेक्ट है इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट। और ऐसा आपको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। इवन जब मोबाइल चार्ज करते हो तो उसका भी जो तार है, जब देखना 1 घंटा चार्ज हो जाएगा तो फिर उसको छू करके देखना वह भी गर्म हो जाता है, जबकि आपका वो कोटेड वायर है फिर भी वो गर्म हो जाता है। चार्जर छू के देखना वह भी गर्म हो जाता है ना। तो यह जो है हीटिंग इफेक्ट की बात है। देखो करंट का जो है कई इफेक्ट होता है, तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट है। कई इफेक्ट करंट का आपको स्टडी करना है। हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है। केमिकल इफेक्ट भी आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है और मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है यह तो सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है और यह सबसे बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें कि कम से कम 20 क्लास लगता है, 20 से ऊपर भी जा सकता है। मिनिमम 20 क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए चाहिए। तो ये बड़ा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का कई इफेक्ट होता है। प्रैक्टिकल तौर पर भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करते हैं, है ना। कहाँ कहाँ यूज करते हो इस इफेक्ट का? प्रैक्टिकल तौर पर बताइए कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे कपड़ा आयरन करते हो तो वहाँ भी तो हीटिंग इफेक्ट है, वहाँ भी हीटिंग इफेक्ट है ना। और कहाँ कहाँ यूज करते हो बताओ? ठंडा के दिन में ठंडा पानी से नहाने में जरा कष्ट होता है तो पानी गर्म करने के लिए अच्छा कैसा करो, इसमें हीटर लगा दो। आजकल तो 10, 20, 50 रुपये में हीटर आता है, उसको लगा दो, है ना। तो पानी गर्म हो जाता है ना। तो वहाँ भी यूज करते हो कि नहीं? खास करके जो लड़के बाहर रहते हैं तो ज़्यादा ही यूज करता है भाई। उसमें तो चूल्हा का कोई काम नहीं है, हीटर लगा दिया अपना, जो पानी गर्म हो गया बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बहुत जगह यूज होता है। गीजर तो होता ही है, तो कई जगह पर यूज इसका करते हैं। फिर खाना बनाने में जो हीटर होता है वो भी तो आपका हीटिंग इफेक्ट ही है। तो कई जगह पर इसका हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर यूज करते हैं। जैसे बराबर आप लोग बोलते हो ना कि आखिर ये पढ़ते हैं तो इसका यूज कहाँ होता है, तो धीरे धीरे यूज आपको जो बड़े पैमाने पर फिर समझ में आने लगेगा। तो इसका यूज देख रहे हो कितने जगह पर है कि नहीं? यूज है कि नहीं? तो कुछ का डायरेक्ट यूज आपको दिखता है और कुछ का इनडायरेक्ट यूज है, जो कि आपको कुछ दिन बाद समझ में आएगा। बहुत सारी वैसी भी बातें हैं साइंस में। तो यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया गया है, आप लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि जब किसी भी वायर से होकर के करंट पास करता है तो ये वायर जो है हीटेड हो जाता है। और यह जो फेनोमेनन है, यह जो घटना है, दुर्घटना है जो कह लीजिए, इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आई बात समझ में? तो देखिए यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जो प्रोड्यूस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के।
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर ऑफ द करंट के। पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के, मतलब I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट प्रोड्यूस उतना ही ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट प्रोड्यूस उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। देखो जैसे मान लो कि आप जैसे प्लेन ज़मीन है उस पर हाथ रगड़ो, प्लेन दीवार पे, और जो है सिर्फ जो है खाली प्लास्टर वाला दीवार पे रगड़ना, देखना तो किस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है? इसमें कम होगा। और उसमें जो है ना, जिसमें खाली सिर्फ प्लास्टर हुआ है तो उसमें ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस होगा। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, 10-20 बार रगड़ोगे समझ में आ जाएगा। हो सकता है 2-4 बार में भी समझ में आ जाए, है ना। हाँ, जल्दी ही आ जाएगा समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आई बात समझ में। और तीसरी बात यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब जितना देर तक रगड़ोगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, है ना। ज़्यादा देर तक रगड़ोगे हाथ को तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना। एक्सपेरिमेंट करके देखोगे? नहीं देखना है। हाँ, अच्छा ठीक बात है। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा हम लोग लिख भी लेते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट if current passes through the wire, करंट का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट से ही है, passes through the wire, then it gets heated. This phenomenon इस phenomenon को क्या कहते हैं? This phenomenon is known as heating effect of current. फिर इसको हम लिखाएंगे अभी। This phenomenon is known as heating effect of current. Heating effect of current. It is experimentally observed that if current passes through the wire, then it gets heated. This phenomenon is known as heating effect of current. इसको क्या कहा जाता है? Heating effect of current कहा जाता है। और यह ऑब्जर्व किया गया है। It is also observed that heat produced, और ये डायग्राम बना लेना है बस छोटा सा, ऐसे वायर में सिर्फ करंट को पास करा देना है ना। It is also observed that heat produced in the wire is, पहला में A में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट या करंट, बात एक ही है। जो करंट होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ये पहली बात A में। फिर यहाँ पर दूसरी बात B में
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर या कंडक्टर, जो कहिए वायर के या कंडक्टर के रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। और तीसरी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जितना देर तक रगड़ोगे हाथ, बात समझ में आ गया कि नहीं, उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से वायर में जितना देर तक करंट फ्लो होगा, जितना देर तक उतना ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा। कम देर तक होगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे दिन रात आप लोग मोबाइल में तो देखते हो, है ना, 10 मिनट भी अगर आप चार्ज में लगा दो तो उसका जो वायर है वो गर्म हो जाता है। अगर 1 घंटा लग गया तो और गर्म हो जाता है ना। जबकि वो कोटेड है फिर भी आप ये फील कर सकते हैं कि गर्म हो जाता है ना। बात क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर इस तीनों को कंबाइन किया जाए, कंबाइनिंग एबव, ऊपर वाला लिख लिए। अगर इस तीनों को कंबाइन किया जाए, कंबाइनिंग, इस तीनों को कंबाइनिंग किया जाए, कंबाइनिंग एबव, तो क्या मिलेगा साहब? इसको यहां लिख देते हैं। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, है ना, I स्क्वायर RT। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इसके बदले एक कांस्टेंट देते हैं। और यह जो कांस्टेंट देते हैं ये आपका J होता है। कांस्टेंट जो देते हैं ये J होता है। अब J के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। यहां तक हो गया सबका? अब यहां देखो, यह जो प्रोपोर्शनलिटी है इसके बदले आपका कांस्टेंट लिया गया है क्या? 1/J। तो कहने का मतलब H इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT अपॉन J। और यहाँ पर जो ये J है ये प्रोपोर्शनलिटी के बदले आया है, J यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के बदले आया है और ये कांस्टेंट है। और इसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या इसको बोलते हैं जूल्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? जूल्स कांस्टेंट। और जूल्स कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है कि यह जो फार्मूला है ये फार्मूला जूल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। यह जो फार्मूला है ये आपका जूल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? तो इसको J को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और या इसको बोलते हैं जूल्स कांस्टेंट, और या इसको बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये सभी इसको कहा जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर J जो है कांस्टेंट, नॉन एज क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सबसे पहले ये भी आप दे सकते हैं जूल्स कांस्टेंट, जूल्स कांस्टेंट, या जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या सिर्फ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ
हीट भी कहा जाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हिंदी में बोलते हैं इसको ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। समझ में आया? तो चलिए इसी से काम चलाइए। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट या जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या इसको जूल्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूल्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। और यह जो फार्मूला है, यह जो फार्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन J है, इस फार्मूले को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जाना जाता है ना। दिस इज नॉन एज, ये फार्मूला जो है जूल्स लॉ ऑफ, और जूल साइंटिस्ट के नाम से है, ये आपको पता है, जूल साहब के नाम से है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये इट इज नॉन एज, क्या कहा जाता है इसको? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस छोटे टॉपिक का बस यही एक लौता फार्मूला है, मेजर फार्मूला, मेन फार्मूला इसका यही है। फिर जो है थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट के लिए बस यही एक बैकबोन फार्मूला है, जिसके अबाउट इर्द गिर्द सारा टॉपिक नाचता है, बस समझ लीजिए, इसी के इर्द गिर्द बात होती है। तो क्या देखें हम लोग, पहले तो कोई भी वायर में जब करंट पास करता है तो इसके कारण होता क्या है? हीट प्रोड्यूस होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है ना। और अंदर की बात क्या होती है, हालांकि फिजिक्स वाले अंदर की बात तो करते नहीं हैं ज़्यादा, है ना। तो इसमें अंदर की बात ये होती है कि जब करंट फ्लो करता है, तो जब करंट फ्लो होता है तो आपको ये पता है, शुरुआती में बताए थे कि जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है किसी भी कंडक्टर के बीच, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वह जिग जाग मोशन में होता है, जैसे तैसे मोशन होता है उसका, है ना, जिग जाग मोशन में होता है। और जैसे ही, हाँ, जिग जाग मोशन कहिए, रेंडम मोशन कहिए, ब्राउनियन मोशन कहिए, सभी बात एक ही है। हाँ, बरोबर है, सभी बात बरोबर है, ठीक बात है, आई बात समझ में, ठीक ना। तो सभी बात बरोबर है, तो बात ठीक है। तो होता क्या है कि जब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाता है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है? एक सर्टेन डायरेक्शन मिल जाता है। तो पहले जैसे तैसे था, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद एक सर्टेन डायरेक्शन मिल गया, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अपने आप को रीअरेंज किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया? रीअरेंज किया। तो उस रीअरेंजमेंट के दौरान जो है एक दूसरे में टक्कर होता है, कोलिजन होता है, और जब एक दूसरे में टक्कर होता है तो उसके कारण हीट का प्रोडक्शन होता है। जब कोलिजन होता है तो हीट का प्रोडक्शन होता है ना। जैसे रास्ते चलते ही मान लो किसी का साइकिल से तुम्हारा साइकिल टकरा गया सपोज, या दोनों भिड़ गए, तो तब समझ लेना कि उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होता है। तो उसमें इस तरह का लाखों लाख कोलिजन होता है, तो उसके दौरान क्या होता है कि हीट का प्रोडक्शन होता है। जब टकराता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। टकराने से तो आग पैदा होता है, ये तो आप जानते हैं, दो पत्थर को टकरा देते हैं तो आग निकल जाता है, उससे जंगल में आग लग जाती है। तो उसी तरह से जो रीअरेंजमेंट होता है तो उसमें क्या होता है? कोलिजन होता है। उस कोलिजन के वजह से जो हीट का प्रोडक्शन होता है, ये अंदर की बात है, लेकिन बाकी आपको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स वाले हैं, बाहर की बात करते हैं। सिंपली इफ इट इज़ ऑब्जर्व दैट if current passes through the wire, then it is observed that heat produces in the wire. This phenomenon is known as heating effect of current. आई बात समझ में? बात समझ गए? जैसे मन में होता है कैसा होता क्यों, तो इसके पीछे अंदर की बात ये होती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर T अपॉन J। और J को क्या क्या कहते हैं? J को क्या क्या कहते हैं? जूल्स कांस्टेंट कहते हैं, और जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट,
या सिर्फ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो है एक बार फिर हम इस फॉर्मूले को ऊपर लिख रहे हैं, I स्क्वायर RT अपॉन J। देखो अगर यहां बात करें इन SI में जो है J का वैल्यू हो जाता है 1, तो इसलिए यह जो फॉर्मूला है I स्क्वायर RT, इसलिए ज्यादा यूज इसी फॉर्मूले का होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। SI में J का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो ज़्यादातर इसी फॉर्मूले का यूज होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। आई बात समझ में, इसी फॉर्मूले का यूज होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ठीक बात है, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इन CGS, तो CGS में क्या होता है कि J का जो वैल्यू होता है ये होता है 4.18 और इसी को लगभग 4.2 आप याद रखिए। लगभग ये कितना होता है 4.2 ऐसे होता है 4.18। जैसे G का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन आप लोग काम 10 से भी चलाते हो, है ना, 10 देने पे बड़ा खुश हो जाते हो, ज़रा बढ़िया है, अच्छा लगेगा, है ना। तो उसी तरह से होता तो 4.18 है, लेकिन 4.2 से काम चला सकते हैं। और फिर इसमें अब I स्क्वायर RT और नीचे जो है अब J का वैल्यू जो है 4.2 या 18 जो कहिए, इससे आपको डिवाइड हो जाएगा ये CGS में। तो CGS की बात करेंगे तो ये नीचे डालना होगा 4.2। SI की बात करेंगे तो सीधा H इक्वल टू I स्क्वायर RT होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो पहले लिख लीजिए इसको। ये हो गया। अब आइए, तो ज़्यादातर जो आपको काम है वो यहाँ पर इसी फॉर्मूले से होगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसी से काम होगा। अब यहाँ पर देखो H आपका हीट प्रोड्यूस के लिए फार्मूला होता है। H किसके लिए फार्मूला होता है? हीट प्रोड्यूस के लिए फार्मूला होता है। H किसके लिए फार्मूला होता है? हीट प्रोड्यूस के लिए फार्मूला होता है। और हीट क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी क्या है? वर्क है। तो हीट, एनर्जी, वर्क, ये तीनों आपका सिमिलर है, इसलिए एनर्जी के लिए भी फार्मूला ये हुआ, वर्क के लिए भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो H/T कितना हो गया? I स्क्वायर R, और H/T मतलब हीट बाय टाइम, हीट एनर्जी है, या वर्क बाय टाइम भी दे सकते हैं इसको, तो W/T भी इसको दे सकते हैं। और W/T क्या होता है? वर्क बाय टाइम क्या होता है? वर्क बाय टाइम क्या होता है? पावर होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर होता है। पावर इक्वल टू I स्क्वायर R, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R, ये होता है। तो ये पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, I स्क्वायर R। फिर देखो आप ये जानते हो जैसे V इक्वल टू IR, जरा ध्यान से देखो, V इक्वल टू IR, और I को क्या दे सकते हैं? V/R। I को क्या दे सकते हैं? V/R। तो यहाँ पर देखिए साहब, I को दे सकते हैं V/R, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, है ना। तो I V/R, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, ये R खत्म हो गया, क्या बच गया? V स्क्वायर अपॉन R। और यह भी पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर के लिए क्या हो गया साहब आपके पास? V स्क्वायर अपॉन R, पावर के लिए फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R, और पावर के लिए फॉर्मूला I स्क्वायर R, यह भी होता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हुआ? इसको भी लिख लीजिए। और फिर देखिए
देखो इस तरह से भी ले सकते हैं। देखो जैसे पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वर्क बाय चार्ज। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय। कोई तकलीफ इसमें? कई बार इस फॉर्मूले को रटवाए हैं, बोलते चलो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क के लिए क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। और Q को क्या दे सकते हैं, Q को क्या दे सकते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q को क्या दे सकते हैं, IT दे सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो Q को दे दीजिए IT। तो यहाँ वर्क के लिए फॉर्मूला VIT भी हुआ, वर्क के लिए फॉर्मूला VIT है ना, VIT इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से याद रखना है ना, वर्क के लिए VIT। वर्क या एनर्जी एक ही बात है, एनर्जी के लिए भी बात करेंगे तो भी आपका VIT होगा। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? फिर V को IR इंटू I V दे सकते हैं, तो I स्क्वायर RT है ना। फिर ये देखो वर्क हो गया, टाइम को इधर कर दो, I स्क्वायर R। फिर से ये पावर का फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरह से भी दिया जा सकता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? और इसी सारे फार्मूला का इस टॉपिक में खेल होता है, बस मेजर फार्मूला इसमें यही है। और सब फार्मूला का जो सरदार फार्मूला है वो यही है, H इक्वल टू I स्क्वायर। सब इसी के इर्द गिर्द काम होता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट, जैसे H इक्वल टू I स्क्वायर RT जो फार्मूला आपके पास है, जरा ध्यान से देखिए। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, और इसमें खास करके ये बोर्ड के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज लॉ ऑफ करंट, व्हाट इज लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज लॉ ऑफ टाइम। तो कोई एक को देख लीजिए, समझ लीजिए, बाकी एक ही जैसा है, सिंपल चीज़ है, लेकिन चूंकि बोर्ड में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो होता क्या है, देखो जैसे H इक्वल टू I स्क्वायर RT ये आपके पास फॉर्मूला है। तो अगर हम लॉ ऑफ करंट की बात करें, किसकी बात करें, लॉ ऑफ करंट की बात करें, लॉ ऑफ करंट की बात करें, ठीक है। लॉ ऑफ करंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें R और T क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। R और T क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। R और T क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर R और T कांस्टेंट हो तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लॉ ऑफ करंट क्या कहता है, अगर इफ रेजिस्टेंस R एंड टाइम are constant, then heat produced in the wire is directly proportional to square of the current, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। सिंपल बात है, लेकिन लिखने आना चाहिए सिर्फ थोड़ा सा, और ये पूछा जाता है। और इसका मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर H1 की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 स्क्वायर। अब इसमें दो करंट की बात करते हैं, एक मान लिया पहले I1 है और दूसरा जो है I2 है। तो उसी तरह से जैसे H1 हुआ उसी तरह से सिमिलरली H2 की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये मान लो इक्वेशन
सेकेंड है। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 1/2, दोनों को क्या किया, डिवाइड कर दिया, है ना। दोनों को क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बताओ क्या होगा। इधर लिख देते हैं H1/H2, बोलते जाइए आप लोग। हाँ, इक्वल टू I1² अपॉन I2²। बाकी तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए जो भी कांस्टेंट आएगा तो वह कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी के लिए जो भी कांस्टेंट आएगा तो वह कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो H1/H2 इक्वल टू I1² अपॉन I2²। तो ये जो फॉर्मूला बना किसके लिए बना, लॉ ऑफ करंट के लिए बना। आई बात समझ में। तो क्या ये कठिन बात है, सिंपल बात है। और इसी तरह से जैसे ये लॉ ऑफ करंट लिखे, अगर हम लॉ ऑफ रेसिस्टेंस को चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें कंडीशन क्या हुआ कि अगर करंट का लॉ हम दे रहे हैं तो करंट को छोड़ के बाकी बात क्या होगा, कांस्टेंट होगा। करंट को छोड़ के बाकी बात क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में। करंट को छोड़ के बाकी बात क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में। अब इसी तरह से अगर हम यहां पर बात करें फॉर लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। एक बार इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, इसलिए ये हम बोलते हैं आप लोगों को कि जैसे रोड पर ऐसे मिलेगा, अगर देखेगा इधर उधर गप करते जा रहा है तब तो ऐसे झुका के बच्चा भागता है। एक बार सिनेमा देख रहे थे हम मोना में, और भी 1-2 टीचर थे साथ में, अभी उतना याद नहीं है। हाँ, एक बार एक सिनेमा का था, हमको याद है, उसमें जो है पूरा टीचर्स टीम गए थे। वो मुगले आजम जो है उसमें नया कलर्ड आया था, तो वो हमको याद है अच्छी तरह से। कलर्ड आया था तो उसमें करीब 15-20 टीचर गए थे, एक साथ पूरा टीम था। तो और उसके पहले की बात नहीं कर सकते कौन सा था, उतना मुझे याद नहीं रहा था सिनेमा का। तो उस समय 1-2 बच्चा था, पता चला कि सर लोग आए हैं, कोई देख लिया होगा, कहाँ गया के घूस करके कोना में जो है हम लोग बैठे वहाँ करके जो प्रणाम किया। तो हाँ, बाकी जगह नहीं तो देखेगा, अभी तो ऐसे करके झुका के निकलेगा। अब जहां सीट मिला हम लोग को वहीं बैठे थे, है ना, जहां भी था। तो ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो आ जाइए अब लॉ ऑफ रेसिस्टेंस की बात करें। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस में क्या क्या कांस्टेंट होगा, इसमें I एंड क्या क्या कांस्टेंट होगा, I एंड TR कांस्टेंट। अब यहाँ डायरेक्ट लिख दें, बात समझ गए ना। I एंड TR कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो R1 दे देते हैं। उसी तरह से H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा साहब, डिवाइडिंग 1/2, तो H1/H2, H1/H2 इक्वल टू R1/R2। ये क्या हुआ, कौन सा लॉ हुआ, ये लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। इसी तरह से फिर लॉ ऑफ टाइम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, है ना। तो आइए फिर इसी तरह से फॉर लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ टाइम की बात करें। और इसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा साहब, I एंड R। करंट कांस्टेंट होगा और रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा। करंट कांस्टेंट होगा और रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा। क्या क्या कांस्टेंट होगा, करंट कांस्टेंट होगा और रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो
तो ऐसे स्थिति में क्या देंगे साहब, इधर लिख देते हैं आई आर कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब एच क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका मतलब H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। तो दोनों को डिवाइड करें, डिवाइडिंग 1/2 H1 अपॉन H2 T1 अपॉन T2, H1 अपॉन H2 T1 अपॉन T2। और बोकारो में हम जहाँ रहते थे तो जस्ट पीछे में सिनेमा हॉल था, जितेंद्र सिनेमा हॉल जस्ट पीछे में था जहाँ रहते थे, लेकिन वहाँ 4 साल में एक सिनेमा देखे मात्र। तुम लोग को सब रिकॉर्ड बता देते हैं, तुम लोग भी बता देना, है ना? नहीं देखा, अच्छा तुम लोग शरीफ बच्चा है ना? सराहपत तो अच्छा लगता है। अच्छा चलो ये हो गया, तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, है ना? H1 अपॉन H2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये कौन सा लॉ हुआ, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब जो लॉ हम लोग देते हैं उसको छोड़ के बाकी बात क्या होना चाहिए, जो लॉ देते हैं उसको छोड़ के बाकी बात क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो बस यही इसमें ट्रिक है, जो लॉ देंगे उसको छोड़ के बाकी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है? और ये फिर आसान बात है ना? लॉ ऑफ करंट है, करंट को छोड़ के बाकी कांस्टेंट, है ना? लॉ ऑफ रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस को छोड़ के बाकी कांस्टेंट, लॉ ऑफ टाइम है तो टाइम को छोड़ के बाकी कांस्टेंट, है ना? तो अब रेसिस्टेंस का लॉ है तो R1 अपॉन R2, लॉ ऑफ टाइम है तो T1 अपॉन T2, और करंट का लॉ है तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू I1 स्क्वायर अपॉन आई। बात समझ में? और ये ध्यान रखना, बात तो छोटी है लेकिन इसका प्रॉब्लम में एप्लीकेशन जो होता है, यह एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है रेशियो टाइप, है ना? तो कहीं भी पहले भी हम लोग यूज किए हुए हैं कि जिसकी बात करेंगे उसको रखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको हटा देना है, क्योंकि रेशियो टाइप ये है, जब भी रेशियो की बात करते हैं दो क्वांटिटी का, तो जो चीज़ कांस्टेंट है या सेम है, जो चीज़ कांस्टेंट है या सेम है उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं, और जो डिफरेंट है उसको रखना है, जो डिफरेंट है उसको रखना है। यह एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है पूरे फिजिक्स के लिए, है ना? जो कांस्टेंट है या सेम है उसको हटा देना है ना? जो डिफरेंट है खाली उसी को रखना है, रेशियो टाइप कॉन्सेप्ट में। आई बात समझ में? बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। और हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटा भी दबा दीजिएगा।